जी, मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक ऑफ सीजन है, एक प्री सीजन है, एक इन सीजन और एक पोस्ट सीजन है। ये जिनका प्रैक्टिकल से थोड़ा ताल्लुक है या जो स्पोर्ट्स के अंदर लोग रहे हैं ना ज्यादा, ये उनको थोड़ा सा इनका ज्यादा चीजों का बेहतर पता होता है। लेकिन मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी आसानी से समझाऊं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाए। पीपीएससी में अगर सवाल आता है तो वो इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीजें होती हैं। इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी और वॉल्यूम मैं बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, अच्छा जी, प्लेयर फिर रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एक्सरसाइज वो कर रहा है लेकिन वो एथलीट है, बहुत अच्छा, उसने आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको, ठीक है। वो चाहे नेशनल कैंप में सिलेक्ट हुआ है या आपके कॉलेज में आपने सिलेक्ट किया हुआ है, स्कूलों में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप उसको हल्की फुल्की, तो वो डेली अपनी जो भी उसकी गेम है वो कर रहा होता है। लेकिन उसमें अगर आप अपनी निगरानी में कराएंगे तो आपने लो इंटेंसिटी रखनी है, ज्यादा शिद्दत वाली चीजें आपने उसके ऊपर एक्सरसाइजेज नहीं डालनी। वॉल्यूम ज्यादा रखना है, उसे कहना है कि आप 2 घंटे कर लो, 3 घंटे, 4 घंटे कर लो, लेकिन इंटेंसिटी आपने हल्की रखनी है, शिद्दत ज्यादा नहीं रखनी। समझ आ रही है? तो ये है हमारा ऑफ सीजन। ये फर्ज करें हमने साल का हमने बनाया हुआ है प्लान, साल वाला जी मैक्रो साइकिल हमने लिया हुआ, तो उसमें ऑफ सीजन हम कितना रखेंगे? उसमें ऑफ सीजन हम 4 महीने रखेंगे। साल में से 4 महीने हम उसको वो एक्सरसाइजेस कराएंगे जो लो इंटेंसिटी वाली हैं और हाई वॉल्यूम वाली, ठीक है। और 4 महीने के बाद जो हमारा होगा 5, 6, 7 एंड 8 मंथ, अगले 4 महीने जो होंगे वो हमारा होगा प्री सीजन। तो कौन सा होगा? प्री सीजन। तो प्री सीजन है, उसमें हम लोग उसे क्या कराएंगे? मॉडरेट इंटेंसिटी और मॉडरेट वॉल्यूम, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा शिद्दत वाली एक्सरसाइजेस, और उधर से थोड़ा सा टाइम क्या है, हम क्या कर देंगे, जो उसकी ट्रेनिंग का 4 घंटे 5 घंटे टाइम है उसको हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। और उसके बाद वो 4 महीने इसको इस तरह ही रखेंगे। 4 महीने इस तरह रखने के बाद हम उसे इन सीजन में ले जाएंगे जो कंपटीशन के करीब करीब वाला सीजन है। साल बाद उसका कंपटीशन हो गया, 8 महीने उसे ट्रेनिंग करते हुए हो गए, 4 महीने अब बचे हैं। और इन 4 महीनों में हमने उसको इंजरी से भी बचाना है, बड़ा उसकी हिफाजत करके रखना है, ठीक है। तो हम कौन कौन सी उसको करवाएंगे, एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इसमें हम उसका जो वॉल्यूम है, ये 4 महीनों में जो एक्सरसाइज वो 6 घंटे कर रहा था, हालांकि उसका कंपटीशन है गोले फेंकने का, फर्ज करे गोला उसने फेंक रहा, तो गोला फेंकना 1 मिनट का कंपटीशन, 1 मिनट में गोला फेंक लेता है बंदा। लेकिन आपने उसको साल ट्रेनिंग करवा रहे हैं उस कंपटीशन के लिए, तो साल में जैसे जैसे इन सीजन यानी कंपटीशन वाला सीजन जो है वो करीब करीब आता जाएगा, आप उसका वॉल्यूम जो है लो, वो क्या करते जाएंगे, लो, यानी जहां आप 3 घंटे 4 घंटे उसको आप आधे घंटे पे ले। लेकिन इंटेंसिटी क्या करेंगे, हाई कर देंगे, शिद्दत वाली एक्सरसाइजेज उसे करवाएंगे, ताकि वो उसके अंदर जो उसकी फिजिकल फिटनेस है वो मजीद बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये इस तरह जो है वो हमारा इन सीजन हो जाता है। और फिर बाद में पोस्ट सीजन आता है, जिसमें आप उसे कहते हैं जी महीना है तेरे पास, जाओ कंपटीशन हो गया, तू जीत गया, अब आराम सुकून से तू मजा कर, ठीक है। और फिर वापस तूने आ जाना है महीने के बाद। तो इस तरह हम ऐसा करते हैं, ये जो साल की है या 2 से 6 महीने वाला साइकिल है, या जो है वो माइक्रो साइकिल है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह एक पिरामिड के अंदर इसके सीजन बना लेते हैं, एक ऑफ सीजन, प्री सीजन, इन सीजन और पोस्ट सीजन। उसमें इंटेंसिटी और वॉल्यूम दो हथियार हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, और उस बंदे को हम फिजिकली फिट करके कंपटीशन में ले जाते हैं। अब एक है लफ्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऐसा लफ्ज है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है आप हफ्ते में कितने दिन उसको ट्रेन करवा रहे हैं। अब सारी बात है, हमारा एक प्रिंसिपल है रेस्ट एंड रिकवरी, तो रेस्ट एंड रिकवरी भी हमने देनी है। तो मिनिमम एक जो मसल का ग्रुप है उसको 24 आवर्स से 48 आवर्स की जो है वो रेस्ट जरूरी होती है। 48 आवर्स की रेस्ट देंगे तो फिर वो मसल जाके दोबारा रिकवर होता है, जो ब्रेकेज हुई होती है, जो मसल्स ब्रेक हुए होते हैं वो दोबारा से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद वो दोबारा उनका फाइबर साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को किस तरह यूटिलाइज करना है कि हफ्ते में हमने 7 दिन उसको एक्सरसाइज नहीं करवाए रखनी, बल्कि हफ्ते में हम क्या करेंगे, उसको एक दिन तो पूरा रेस्ट का देंगे, मिनिमम संडे वाला दिन, ठीक है, फर्ज कर ले। और उसमें से जो 6 दिन है वो ट्रेनिंग करेगा। 6 दिन में भी हम एक मसल ग्रुप, फर्ज करें अपर बॉडी की हमने एक्सरसाइज करवाई है उसको आज, तो कल हम लोग उसको लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करवाएंगे। उससे अगले दिन हम लोग उसको स्किल करवाएंगे जो उसकी गेम है, और उससे अगले दिन फिर अपर बॉडी की बारी आएगी। तो इस तरह टोटल 48 घंटों का गैप हर मसल ग्रुप के दरमियान आ सकता है, ठीक है। तो ये नीचे मैंने इसी पैरामिड, ये तो मैंने खुद अभी डिजाइन किया है, लेकिन ये वाला मैंने जो है वो पिक्चर्स ली हैं, ठीक है, इनको ऐड किया है इधर। तो इसमें क्या है जी, हम सबसे पहले देखते हैं, ये ऊपर वाली चीजें ही हैं ये सारी, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके किया हुआ है। पहले ऑफ सीजन है, इसमें हम फंक्शन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। फिर प्री सीजन आ जाता है जिसमें हम फिटनेस पे उसका
फंक्शन एंड फिटनेस दोनों होती हैं ऑफ सीजन में। फिर हम आ जाता है इन सीजन। इन सीजन में हम स्किल वगैरह उसकी करवाते हैं, जो उसकी गेम है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास जो है सॉरी ये प्री सीजन में स्किल हम बेहतर करते हैं। इन सीजन जो होता है उसमें टेक्निक एंड स्किल दोनों पे काम करते हैं, और फिर कंपटीशन आ जाता है और कंपटीशन खेल लेता है, ठीक है। और ये मैंने साथ बताया कि ये जितने भी हमारे स्पोर्ट्स है, जितने भी सीजन है, 3 सीजन है हमने पीछे देखे, ठीक है, उनको जो है वो साइकिल है, उनको हम 4 सीजन में कन्वर्ट, जितने हमारे 3 साइकिल है उनको किस में करते हैं, 4, ऑफ सीजन, प्री सीजन, सीजन और फोर्थ सीजन, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। आगे आप लोग आ जाए। अब थोड़ा सा मैंने मजीद इसको शॉर्ट किया है, एक ही मुझे इस तरह की चीज मिल गई थी जिसमें सारी चीजें मौजूद थी। अब जो हमने उससे ट्रेनिंग्स करवानी है 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 साल, वो ट्रेनिंग दरअसल है कौन कौन सी, वो जो एक्सरसाइजेज हैं, वो जो वर्जिशें हैं, दरअसल हम क्या फिट कर रहे हैं, क्या चीजें उनकी बेहतर कर रहे हैं, वो यहाँ पे दी हुई है। ये सबको पता है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो भी बच्चे फिजिकल एजुकेशन में जिन्होंने मास्टर किया हुआ है उन सबको इनका पता है। वो मैं मजीद दोबारा इसे समझा देता हूँ, आप लोग को बता देता हूँ। इसमें है क्या जी, इसमें 2 किस्म के फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है वो 2 किस्म के कंपोनेंट है। एक है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और एक है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है वो टोटल 5 है, ये दिए खड़े हैं, और जो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है वो 6 है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, हर सूरत याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं जी हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल है। स्ट्रेंथ है जी सबसे पहले, नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, नंबर 5 मस्कुलर एंड्योरेंस, नंबर 3 मस्कुलर एंड्योरेंस, नंबर 4 बॉडी कंपोजिशन और नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऐसी चीजें हैं जो हमने ऑफ सीजन के अंदर करवानी होती हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ सीजन में हम प्लेयर को लो वॉल्यूम और हाई लो इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम दे रहे होते हैं, यानी उसकी हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं। पहले हमने उसकी हेल्थ बेहतर करनी है, फिर उसको स्किल की तरफ ऐसा ऐसा लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऑफ सीजन जो होता है उसमें हम लोग दरअसल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है, कि हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके फाइबर का साइज जितना बड़ा होगा उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उसके सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होते हैं एक सेल का, ठीक है। उतने ही फाइबर, उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी पैदा करेंगे, तो उसके मसल्स क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हम पढ़ चुके हैं जी, हमारा जो पीछे हम लोग एनाटॉमी के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं जी, कि हमारा जो है वो क्या था, एक सिस्टम था जिसमें हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरीज, ठीक है, और वेन्स हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग है इसमें कार्डियोवैस्कुलर, यानी कार्ड यानी दिल, और वैस्कुलर उसकी नालियां, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये हम लोग इसकी फिटनेस करते हैं। ये कैसे होती है ये मैंने तब भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, कि जब हम लोग भागते हैं, जो है वो एक्सरसाइजेस करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो दरअसल हार्ट के जो चारों चैम्बर्स है उनका साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ जो हमारी नालियां है, मैंने एक लफ्ज यूज किया वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन यानी उनका साइज भी बढ़ जाता है। तो उनमें से जो ब्लड रश करके जाता है वो भी बड़ा इजी हो जाता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हमारा एक कंपोनेंट है। मस्कुलर एंड्योरेंस है जी इससे अगला कंपोनेंट। एंड्योरेंस क्या चीज है जी, एक काम को लगातार लंबे अरसे तक करते रहना बगैर थके हुए, ये क्या है, एंड्योरेंस, जिसे उर्दू वालों ने पढ़ा होगा, जो है वो बर्दाश्त, मस्कुलर बर्दाश्त, ठीक है। तो मसल्स की एंड्योरेंस हम लोग जो है वो उसको बेहतर करेंगे, ठीक है, इस तरह एक्सरसाइजेस करके। बॉडी कंपोजिशन है जी, बॉडी कंपोजिशन में हम लोग देखेंगे मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ये 3 बॉडी कंपोजिशन होती हैं। हम लोग अपनी बॉडी को बेहतर से बेहतर रखेंगे, टून रखेंगे, मसल्स हमारे जो है वो बैलेंस रहेंगे, जितना फैट हमें चाहिए सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी फैट हम उड़ा देंगे, ठीक है। मुझे ये बॉडी कंपोजिशन जो है वो भी हेल्थ में आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है फ्लेक्सिबिलिटी में, वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आगे आने वाला है, उसको हम पढ़ने वाले हैं कि कितनी किस्म की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी दरअसल रेंज ऑफ मोशन का बढ़ा देना है अराउंड अ जॉइंट, रोम, ROM, रोम, रेंज ऑफ मोशन, किसी भी ज्वाइंट की बढ़ा देना। एक बंदा है उसके हाथ जो है वो इतने खुलते, एक है उसका ज्यादा खुलते हैं, ठीक, एक जमीन पे आराम से लॉक करके नीज को हाथ लगा लेता है, एक से नहीं लगते। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको भी हमने क्या करना होता है बेहतर। और मजे की बात ये है, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है नहीं है,
ये पांचों चीजें हेल्थ रिलेटेड जितने भी स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना इंतहाई जरूरी है अगर आपने एक्टिव लाइफ गुजारनी है, अपनी जिंदगी को एक्टिव गुजारना है, चाहे आप ऑफिस बॉय, टीचर हैं, कोई भी हैं आप, ठीक है। तो इन पे आप काम करें, इनको अपनी भी कोशिश करें करने की, तो ये आ जाएंगे आप लोग आगे। स्किल रिलेटेड फिटनेस, हाँ जी। अब एक हमारे पास स्पोर्ट्समैन है, हम तो स्पोर्ट्समैन पे बात कर रहे हैं। पहले हमने उसकी हेल्थ बेहतर कर लिया, अब हम उसकी स्किल बेहतर करेंगे। स्किल में हमने उसको क्या क्या चीजें करवानी है, उसकी स्पीड बेहतर करेंगे, स्पीड बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एजिलिटी है, उसकी एजिलिटी जो है तेजी, फुर्ती। एजिलिटी क्या होती है? फुर्ती। उसकी फुर्ती करेंगे हम लोग बेहतर, ठीक है। नीचे डेफिनेशन दी आप आसानी से कर सकते हैं, मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। बैलेंस आप लोग उसका बेहतर करेंगे, और कोऑर्डिनेशन उसका बेहतर करेंगे। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, आप कोऑर्डिनेशन उसका बेहतर करेंगे, और इस तरह आप लोग पावर, उसकी पावर बेहतर करेंगे, ठीक है। उसकी पावर मैक्सिमम करेंगे। पावर होता है, पावर असल में स्पीड ही होती है, लेकिन जब स्पीड को आप टाइम के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं तो फिर वो पावर बन जाती है, ठीक है। मसलन स्पीड है जी, मैंने एक बंदे को आप रैंडम यहाँ से वहां तक भागो तो वो आराम से भाग के आ जाएगा। मैंने कहा जी अब आपने 2 सेकंड में वहां तक भागना है, तो अब क्या हो जाएगा, अब वो जो करेगा वो पावर लगाएगा। समझ आ रही है? तो रिएक्शन टाइम है, क्या आप का जो रिएक्शन टाइम है, यानी कि आप कोई जैसे फर्ज करें एथलेटिक्स का इवेंट होता है, तो उसमें एक दो बंदे जो है वो भागने लगे, और मैंने कह दिया जी गो, फर्ज करें, तो एक बंदा थोड़ा सा स्लो निकला है और एक बड़ा तेजी से निकल गया, तो जारी बात है जो तेजी से निकला उसका रिएक्शन टाइम कम है, ठीक है। उसका रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, अब वो उसका रिएक्शन टाइम बेहतर होगा, ठीक है, वो जल्दी निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, हमारे पास ये जितने भी हम ये हेल्थ रिलेटेड, स्किल रिलेटेड हमने पढ़े हैं, इनके और भी टेस्ट हैं, लेकिन ये कुछ टेस्ट हैं आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो है वो किसी का टेस्ट करना है आपने, कि किसी में फर्ज करें, ये पहला टेस्ट है स्पीड और एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन। ये तीनों, अगर तीनों चीजें अगर आपने चेक करनी है एक बच्चे की, एक एथलीट की, स्पोर्ट्समैन की, तो आप असल में उनकी एनारोबिक पावर चेक कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी जो है वो, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, लोअर बॉडी मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी आप चेक कर रहे होंगे इसके जरिए। और टेस्ट कौन सा है? 60 यार्ड शटल रन टेस्ट। आपने 60 मीटर बच्चों को क्या करना है, सिंपल आसान अल्फाज में बता दो, 60 मीटर आपने बच्चों को दौड़ाना है। जिसकी वो बेहतर होगी, जो पहले पहुंच जाएगा, उसकी स्पीड बेहतर होगी, उसकी एजिलिटी बेहतर होगी, उसका कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है अच्छा है। और टोटल बॉडी, ये आप इसको ऐसा किया करें ना, जब भी बच्चे फर्ज करें आप सिलेक्ट करते हैं या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि उनको सिलेक्ट करेंगे, 60 मीटर आप पहले दिन ही लगवा लें उनसे, उनका टाइम नोट कर ले, उनको 2 महीने ट्रेनिंग कराएं, 2 महीने बाद फिर उनका टाइम नोट कर ले, अगर उस पर बेहतरी आई है तो वेरी गुड। मजीद आपका फर्ज करे 5-6 महीने बाद इवेंट है, तो तब आप नोट कर ले, ठीक है। तो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और इस तरह इनके जरिए आप इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। टोटल बॉडी अगर कोऑर्डिनेशन आपने चेक करना है, ठीक है, तो आप 1 मिनट रोर, ये रोइंग होती है, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। और पावर बॉडी, लोअर बॉडी की पावर चेक करनी है, तो आप स्टैंडिंग लॉन्ग जंप करवा दे, दोनों पाँव जोड़ के जंप करवाएं, जितना ज्यादा होगा जिसका वो उसका जो है वो। और ट्रंक स्टेबिलिटी, आपका जो ट्रंक है ये कितना स्टेबल है, ठीक है, लेग्स के ऊपर वाला जितना हमारा हिस्सा है ये कितना स्टेबल है, ये बड़ा जरूरी है एथलेटिक्स के अंदर, खासतौर पे जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल स्टेप, दौड़ते हुए भी ये बिल्कुल हरकत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट आप पुशअप्स लगवाएं, 1 मिनट में कितनी पुशअप्स एक बच्चा लगाता है, ठीक है, जितनी वो ज्यादा लगाएगा इसका मतलब है इसकी ट्रंक की या ऊपर वाले हिस्से की जो है वो स्ट्रेंथ बेहतर है। स्पीड स्टेबिलिटी अगर आपने चेक करनी किसी की स्पीड, तो आप 1.5 माइल रन, जो कि पुलिस वाले भी देते हैं, 1.5 किलोमीटर दौड़े जी, और आर्मी वाले भी लेते हैं जी 1.5 किलोमीटर की रेस, ठीक है। तो 1.5 माइल ज्यादा बन जाएगा, तकरीबन 2 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो वो आप लगा के देख लेंगे बच्चे के अंदर स्पीड कितनी वो रन कर सकता है, ये कितनी एबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास है जी वार्म अप। अब ये सारे काम करने के लिए हमें ना जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, एक्सरसाइजेज हमने करनी है, इन सब को करने के लिए हमें वार्म अप की जरूरत है। और वार्म अप बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ जाती हैं इसमें से कुछ चीजें, ठीक है। तो वो टाइप्स आ जाती हैं वार्म अप की, वो भी अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बॉडी का वार्म अप जी, इसमें सिंपली एक चीज आप लोगों को बता दूं, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जी 37 सेंटीडिग्री, और अगर 1 सेंटीडिग्री बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, 1 सेंटीडिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है बॉडी का, तो इसका मतलब ये है कि आप वार्म अप हो गए। अब 1 सेंटीडिग्री को आप डेली चेक तो नहीं कर सकते ना, कि आप थर्मामीटर लगाए दी थोड़ी देर के बाद भी, अब मैं वार्म अप हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लेकिन
आप किस तरह करेंगे, आप 15 से 20 मिनट का वार्म अप आप डेली अपने रूटीन के अंदर रखेंगे। जब भी कोई भी आपने खेल खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी आप कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो 15 से 20 मिनट आपने वार्म अप करना है। वार्म अप जो है वो डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनके जरिए जो है वो हो जाता है। लो इंटेंसिटी से आपने शुरू करवाना है, थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी। मतलब फर्ज करें आप उन्हें कहें जी पहले हल्का हल्का जो है ना तेज वॉक करो, जॉगिंग थोड़ी थोड़ी फिर शुरू करवा दे, फिर हल्का हल्का रन करवा ले, फिर मुख्तलिफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं आप वो करवाएंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं जी कौन कौन सी। जो वार्म अप है उसके बहुत से और फायदे हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज जो है वो एक जो है वो चीज है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारी बॉडी जो है वो इंजरी से बच जाती है अगर हम वार्म अप करते हैं। ठीक है, और हम जो ड्रिल कर रहे होते हैं, जो खेल खेल रहे होते हैं, वो भी हम बेहतर तरीके से खेल लेते हैं। और डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो है वो भी हमारी इसमें हो जाती है। ठीक है, प्लायोमेट्रिक्स जंपिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिससे ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, और प्लायोमेट्रिक मैंने नीचे दिया हुआ है कि वो एक्सरसाइज जो जंपिंग वगैरह वाली होती है। ठीक है, तो अहम क्या चीज है जी, जनरल है, एक जनरल वार्म अप होता है, एक स्पेसिफिक आप वार्म अप कर रहे हैं 10 से 15 मिनट आपने 10 मिनट आप जनरल वार्म अप कर रहे हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ जो है वो ये जिस तरह मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है वार्म अप की। ठीक है, कि आप इस तरह जंप करेंगे, स्टार जंप करेंगे। ठीक है, तो या हल्का हल्का जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल वार्म अप है। एक है स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक क्या होता है कि आप फर्ज करें फुटबॉल खेलने लगे, उससे पहले वार्म अप कर रहे हैं, तो पहले आप जनरल वार्म अप करेंगे 10 मिनट, और 10 मिनट आप फुटबॉल लेंगे, फुटबॉल से एक दूसरे को किक्स वगैरह लगा के दिखाएंगे, एक दूसरे को किक्स वगैरह लगाएंगे, गोल में वैसे किक्स फेंकेंगे, तो आपका ये साथ साथ क्या हो जाएगा जो है वो स्पेसिफिक वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं जी, जो हमारा अहम टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। ये जो आपने वार्म अप करना है, इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग आपने करनी है उसकी 4 टाइप्स है, उन्हीं के जरिए ही आप अपने आप को जो है वो वार्म अप बेहतर करेंगे। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है ये दरअसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हम अभी पढ़ के आए, कहाँ पे था, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स में आखिरी कंपोनेंट जो था वो फ्लेक्सिबिलिटी था। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी इंतहाई जरूरी है बढ़ानी, आपके रेंज ऑफ मोशन जो ज्वाइंट्स की है वो बढ़ानी इंतहाई जरूरी है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना स्पोर्ट्स के अंदर दे सके और अपने आप को इंजरी से बचा सके। तो ये 4 है ऐसी स्ट्रेचिंग जिनकी वजह से ये बढ़ सकती है। तो सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, इसमें आप फर्ज कर ले आप ऐसे हाथ ऊपर करके रखते हैं और हाथ किए रखते हैं, या इधर हाथ किए रखते हैं, या इधर हाथ किए रखते हैं, या आप ऐसे नीचे जमीन पे हाथ लगाए रखते हैं अपने नीज को लॉक करके, गोडों को लॉक करके। ठीक है, तो ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, जिसमें आप एक ही जगह खड़े होकर करते हैं। ठीक है, बलिस्टिक स्ट्रेचिंग है अगली टाइप। क्या है, बलिस्टिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप इस तरह फर्ज करें मैं अब हाथ ऐसे किए थे, अब मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, बलिस्टिक में आ जाता है। और डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या है, डायनेमिक में भी आप जर्क्स लगाते हैं, जैसे जमीन पे पहले मैंने हाथ रखे हुए थे। ठीक है, लगाए हुए थे, अब मैं क्या करूंगा, इस तरह क्या करूंगा, जर्क्स करूंगा, तो वो क्या आ जाएगी, डायनेमिक स्ट्रेचिंग है। पीएनएफ है जी, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन ये भी स्ट्रेचिंग की एक टाइप है। इसमें एक बंदे की हेल्प होना जरूरी है। एक बंदा आपको आएगा, वो आपकी लेग को पकड़ के स्ट्रेच मुकम्मल करवाएगा, या आपके बाजू को इस तरह स्ट्रेच करवाएगा, समझ आ रही है। तो इसमें एक बंदे की जरूरत होती है। ठीक है, इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं ताकि जिनको नहीं पता उनको समझ आ जाए। तो एग्जांपल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेचिंग ये है, आप देख लें, इस तरह की आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक में। फिर है आपके पास डायनेमिक है, डायनेमिक में ये देखें आप इस तरह वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और फिर बलिस्टिक है, बलिस्टिक में देखें थोड़ा सा और अच्छे वाली एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन इनका, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वो बंदा ये बलिस्टिक करेगा, आप नहीं करेंगे, आप अभी स्टैटिक और डायनेमिक करेंगे। ठीक है, अच्छे स्पोर्ट्समैन जो थे, एलीट स्पोर्ट्समैन, वो करते हैं। फिर एग्जांपल ऑफ पीएनएफ है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, इसमें एक बंदे की आपको जरूरत होती है, वो आपको एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग की करवाएगा। ठीक है, तो ये चारों है, इनको याद रखना है आप लोगों ने, ये बड़ी जरूरी है। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को, कहीं भी आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। अब वार्म अप के फायदे क्या हैं जी, बहुत से फायदे हैं। फर्ज करें सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल यानी जिस्मानी फायदा है वो ये है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, बॉडी और मसल्स का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। मैंने बताया कि वो 1 सेंटीग्रेड के रेट राइज होना जरूरी है। और इंक्रीज एनर्जी आउटपुट एंड एफिशिएंसी, हमारी बॉडी जो है वो
उसकी एनर्जी और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑप्टिमल हमारे, अब देखे ना, मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई कह दे जा अभी भागो यहाँ से, फुल भागूंगा, उधर थोड़ी देर के बाद गिर जाऊंगा, चाहे मैं जितना भी अच्छा एथलीट हूँ। पहले मैं वार्म अप करूंगा, अपनी बॉडी को मेंटली तौर पे तैयार करूंगा, अपने बॉडी के सिस्टम्स को ऐसा ऐसा जो है वो उनका टेम्परेचर राइज करूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा या कोई खेल खेलूंगा तो फिर बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लंग्स जो है उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है वार्म अप होने के लिए, ठीक है। फास्टर एंड मोर स्पेसिफिक नर्व फायरिंग, ठीक है। हमारे जो नर्व है, दिमाग और पूरी बॉडी का जो रास्ता है, न्यूरो का रास्ता जो है मसल्स के साथ जो है वो भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। अगर आप वार्म अप करेंगे तो आपके खेल में फास्टर मसल कॉन्ट्रैक्शंस, आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी गर्म होने के बाद फास्टर हो जाती है। डिक्रीज चांस ऑफ इंजरी, इंजरी का चांस भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के क्या है कि हमारा माइंड जो है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स एक ही इसका सबसे बड़ा फायदा है कि किसी भी गेम के लिए आप खेलने गए तो हमारा जो माइंड है वो साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएगा। अगर आप 15 से 20 मिनट वार्म अप करते हैं तो साइकोलॉजिकली हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे नर्व्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी उस खेल के लिए, ठीक है। तो आपको चोट नहीं लगेगी, आप आसानी के साथ जो है वो उस खेल को खेल लेंगे बगैर इंजर्ड हुए। और जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे तो हमें कूल डाउन की जरूरत होगी। कूल डाउन बहुत जरूरी है। जब हम भागेंगे, जाहिर बात है, हमने वार्म अप किया, वार्म अप के बाद हमने खेल जब खेला है तो हमारा, जब हम भाग रहे थे तो तब फटीग हमें हुई थी, थकावट हुई थी, उसके बदले में लैक्टिक एसिड हमारे मसल कंपार्टमेंट्स में जाके जमा हो गया था। और लैक्टिक एसिड ऐसी चीज है कि वो हमारे जो एक्टिन और मायोसिन, हमने जो अनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ा था, एक्टिन और मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं उनके दरमियान में जाके लैक्टिक एसिड जाके रुक जाता है। एक बात बताता जाऊं कि हमारा जो लैक्टिक एसिड आता कहाँ से है। ये जब हम तेज भागते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा खुराक की जरूरत चाहिए होती है, और हमारा जो बीएमआर होता है, मेटाबॉलिक रेट, वो तेज होता है। तो क्योंकि वो नॉर्मल हालात के लिए है, तो जब वो तेज होगा तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो लैक्टिक एसिड निकलता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में जाके रुकता है, और फिर ये हमारा एक्टिन और मायोसिन जो है वो उसको स्लाइड करना मुश्किल हो जाता है, और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो लेग्स हैं, वो क्या होना शुरू हो गए, थकना शुरू हो गया, हमसे भागा नहीं जा रहा। जिस तरह हम सीढ़ियां चढ़े, लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए थोड़ी सी, तो हम ऊपर जाके हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी लेग्स जो हमें रोक रही है हमें ऊपर जाने से। ये ड्यू टू लैक्टिक एसिड हो रहा होता है। तो जब हम कूल डाउन करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो ज्यादा हो गया था उसको दोबारा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करेंगे, ठीक है। ये भी वर्जिशों से ही करेंगे, लेकिन हम जितनी भी वार्म अप में वर्जिशें करेंगे वो या तो डायनेमिक होगी, या वो बलिस्टिक होंगी, या पीएनएफ होंगी। लेकिन जब कूल डाउन हमने करना है तो उसमें सिर्फ हमने स्टैटिक एक्सरसाइजेस करनी है, रोक के रखने वाली, ठीक है। तो ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है साथ, ठीक है। तो कूल डाउन जब हम करेंगे, तो जब हम स्टैटिक एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में पड़ा हुआ था वो क्या करेगा, दोबारा डिसॉल्व होके एनर्जी की शक्ल में, एटीपी की शक्ल में हमें दोबारा मिल जाएगा। तो कूल डाउन जो है उसमें आप ये सारी अपर बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीथ जो है, आप अपना सांस जो है वो उसको ऐसा ऐसा रिलीज करेंगे, ठीक है। आपके मसल्स की टेंशन ऐसा ऐसा, यानी ये कूल डाउन आपने स्टैटिक में करना है, ऐसा ऐसा आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नीचे लाएंगे। तो कल के लिए जी, ये हमारा लास्ट था, ठीक है। अभी अभी एक चीज और मैंने बतानी है आप लोगों को। कल के लिए आप लोगों ने, हमारा एक टॉपिक रह गया अभी, ट्रैक एंड फील्ड, वो रह गया हमारा जी, ट्रैक एंड फील्ड के रूल्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के रूल्स। मैं ये चाह रहा हूँ कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के जो रूल्स हैं वो मोस्टली लोगों को पता है, आपने अपनी किताबों में भी पढ़े हैं, आप ये एमसीक्यूज वाली किताबों में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि कल हम सिर्फ डिस्कशन उसके ऊपर रखें। आप मुझसे सवालात करें कि सर ये रूल है, ये किस वजह से है, क्यों है, तो मैं आप लोगों को इनके आंसर दूं। तो अगर तो आप लोग अभी सोच लें, ठीक है, मुझे बता दें कि कल सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड के जो रूल्स हैं, जो उसमें उसकी मेजरमेंट्स भी आ जाती हैं, डायमेंशन आ जाती हैं, ठीक है, रूल्स आ जाते हैं, तो क्या हम उनको इस तरह मैं डिस्कशन में हम कल कर लें, या मैं फिर उनके ऊपर एक काम करके लाऊं और आप लोगों को दूं, जैसा आप लोग कहेंगे हम इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने ये वेबसाइट आप लोगों को दी हुई है, आप इस ये www.sportsrace.com
www.sportsrace.com, इस पे बड़े आर्टिकल भी पड़े हुए हैं, बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको ट्रैक एंड फील्ड के जितने रूल्स हैं वो सारे इसके ऊपर मिलेंगे, तो आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। जैसे आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। चलें जी, ये हमारा एंड हो गया, लेकिन एक टॉपिक हमारा अभी रह गया। वो टॉपिक के बाद आप सवालात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। वो टॉपिक जी है, मैंने इस हफ्ते का जो सिलेबस दिया था उसमें मैंने कहा था कि ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स कब कब हुई वो भी डिटेल है, कब स्टॉप हुई वो भी डिटेल अभी एक मैं आप लोगों के साथ चीज शेयर करने लगा हूँ। साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान इन ओलंपिक्स एक टॉपिक था, कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आज तक, पाकिस्तान 1947 में बनने के बाद पाकिस्तान ने 1948 की ही ओलंपिक्स में हिस्सा ले लिया था। जब 1948 की ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कितनी अचीवमेंट्स हैं जी ओलंपिक्स के इवेंट्स में, ठीक है। 24 एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं, टोटल तकरीबन 33 इवेंट्स तक पहुंची पड़ी है ओलंपिक्स, ठीक है। तो इनमें पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया है जी, वो सारी चीजें भी मैं आज ही आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नोट्स की शक्ल में शेयर करूंगा। लेकिन मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ ये कुछ चीजों की, ये खुद आपने तैयार करनी है, मैं आप लोगों को सिर्फ इसका डाटा देने वाला हूँ, ठीक है। ये जी मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी। एक स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही है? कोई बंदा मुझे जी बताना सर। जो है वो। जी जी। जी, तो ये मैंने एक थोड़ा सा इस पे काम इतना किया है कि हमें हम सबको पता चल जाए। इसमें इंटरव्यू में भी सवाल आ जाते हैं, पेपर में भी आ जाते हैं, कोई भी आपसे वैसे भी पूछ सकता है फिजिकल एजुकेशनिस्ट होने के नाते, कि पाकिस्तान की जी ओलंपिक्स के अंदर क्या क्या जो है वो अचीवमेंट्स हैं। तो मैं ये डिटेल वाइज मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, कोशिश पूरी की है कि आप लोग को इनका पता चल जाए, तो आप लोग अभी देखिएगा, ठीक है। तो मैं ये हल्का हल्का मैं चला रहा हूँ। ये पहला जो मैंने चीजें लिखी है, इसमें मॉडर्न ओलंपिक्स है, लिस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स, इन्हें बोलते हैं समर ओलंपिक्स। इसमें एक पैरालंपिक्स होती है जो मजदूरों की होती है, हैंडीकैप्स की होती है, ठीक है। और एक विंटर ओलंपिक्स होती है। विंटर ओलंपिक्स सिर्फ उन मुल्कों की होती हैं जो मुल्क बर्फबारी वाले इलाकों में रहते हैं, जहां साल में से 8-10 महीने जो है वो सर्दी सर्दी होती है, वो उन मुल्कों की आपस में गेम्स होती है, ठीक है। और जो पैरालंपिक्स है, हैंडीकैप्स जो होते हैं हमारे, उनकी वो ओलंपिक्स होती हैं, वो भी हर 4 साल बाद इस इन्हीं ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स के फौरी बाद होती है, ठीक है। तो उनको अभी हम हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है या पीपीएससी के लिहाज से है वो है समर ओलंपिक्स, ठीक है। तो समर ओलंपिक्स सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को बताया कि 1896 में ये शुरू हुई है, ये लिखा खड़ा है, ये सिटी लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है जनाब। इसको इफ्तिताह इसका किसने किया था, ये किंग जॉर्ज ने किया था, जॉर्ज फर्स्ट ने, ठीक है। और स्पोर्ट्स इसमें टोटल 9 थी, ठीक है। तो टोटल इसमें लोग कितने थे जी, इसमें जी 241 टोटल लोग थे, जिसमें से बंदे ही बंदे थे, क्योंकि पहली ओलंपिक्स में तो फीमेल ने हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है। तो 43 इसमें इवेंट से 14 नेशन इसमें शामिल होती, 14 मुल्क इसमें शामिल हो, फला फला डेट को ये हुई थी। दूसरे नंबर पे फर्क 1900 पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। इसमें जनाब टोटल 997 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, 975 इसमें बंदे थे और 22 औरतें थी। तो ये इस तरह है, ठीक है। तो ये सारी हार जितनी भी ओलंपिक्स हुई है, ये सब का मैंने क्या दिया हुआ है, एक चार्ट सा दिया हुआ है। इस चार्ट को आप सर्च करें, इसको पढ़ें, इसके शहर याद करें कि किस सन में, किस शहर में, किस मुल्क में ये इवेंट्स हुए थे, कम से कम इतना जरूर याद कर लें। आपका जनरल नॉलेज बहुत बेहतर हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आप लोगों का बहुत बेहतर हो जाएगा, तो आपका नॉलेज जो है वो सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ पे क्या चीज है जी, पाकिस्तान एट द ओलंपिक्स। देखते हैं जी पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया आज तक ओलंपिक्स में। तो हम लोग जी देखते हैं जी, पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ हॉकी के अंदर 8 टोटल मेडल जीते हैं, और जिनमें से 3 दफा हम गोल्ड हुए हैं ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है, हॉकी में, हॉकी आवर नेशनल गेम, ठीक है। और 3 दफा हम लोग सिल्वर हुए हैं जी, दूसरी पोजीशन हमने हासिल की है। 2 दफा हम लोग ब्रॉन्ज हुए हैं जी। और एक हमने जी मेडल जीत रखा है रेसलिंग में, यानी कुश्ती में, जिसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर रखा है, ठीक है। और एक मेडल हमने बॉक्सिंग में जीत रखा है जी, ये भी हम लोगों ने इसी में, इसमें भी ब्रॉन्ज यानी तीसरी पोजीशन हमने दी है। तो टोटल कुल मिला के जी 8 ए और एक 9 और एक 10 मेडल हमने हासिल कर रखे हैं जी। कितनी खेलों में, सिर्फ हॉकी, रेसलिंग और बॉक्सिंग, बाकी किसी गेम में हमने कोई मेडल, कोई कुछ हासिल ओलंपिक्स में नहीं किया। आगे चलते हैं जी, आगे जो ही हम चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि हॉकी टीम में ना टोटल 16 प्लेयर होते हैं,
कितने प्लेयर होते हैं? 16। 16 का स्क्वाड जाता है, उसमें से चाहे सारे मैच 11 खेलते रहे और 5 बाहर भी बैठे रहे, फिर भी उन पांचों को मेडल अगर टीम जीत जाती है तो मिलता है। ठीक है, तो वो उनको कहते हैं ओलंपियन। जो मेडल जीत जाता है किसी भी ओलंपिक्स में तो उसको दुनिया में क्या कहते हैं? ओलंपियन। तो देखते हैं जी हमारे ओलंपियन टोटल ये कितने हैं। तो अब हम यहाँ से अंदाजा लगाएं, 3 दफा गोल्ड हुए हैं तो 16 को 3 से जरब दे दे, ठीक है, और सिल्वर हुए हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज हुए हैं। तो ये सारे बंदों का हम अभी रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले जी अब्दुल राशिद हॉकी का हमारा प्लेयर है, ठीक है जी। 3 इसने गोल्ड हासिल किए हुए, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। टोटल इसने 5 मेडल हैं जी। ये हमारा ओलंपियन है, ठीक है। अनवर अहमद खान ओलंपियन है, अब्दुल हामिद ओलंपियन है, मुनीर अहमद ओलंपियन है। तो ये सारे ओलंपियन जितने हमारे हैं, इन सब का मैंने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस तरह तो हमारे पास बड़े मेडल आ गए जी, ये तो गिनने से भी नहीं गिने जाएंगे हमसे, ठीक है। लेकिन याद रख लें कि एक ही मेडल गिना जाता है। अगर हॉकी एक गेम है ना, तो उसमें आप एक दफा आपने गोल्ड जीता है, चाहे गोल्ड सब 16 प्लेयर को एक एक मिला है, लेकिन वो एक ही काउंट होता है, ठीक है, कि हम हॉकी में एक दफा गोल्ड लेके आए हैं। तो हमने 3 दफा गोल्ड लाए हैं जी, ठीक है, 3 दफा हम, तो यही असल में गिने जाते हैं, ठीक है। जो खिलाड़ियों को मिलते हैं मेडल, वो यानी कि एक टोटल कलेक्टिव गिना जाता है। तो ये जी सारे नाम है। इसमें जो कुश्ती में हमने जीता है उसका नाम भी है, जो हमने जीता है बॉक्सिंग में उसका नाम भी। आप इसको डिटेल से पढ़िएगा तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान वाला ना, हमारी इतनी अचीवमेंट्स हैं ना, हमें इतना याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो बस मुख्तसर से याद कर लीजिएगा। ये है जी हमने कि ये जो मैंने दिया है, ये हमने ये दिया कि हॉकी में गोल्ड तो हमने 3 ले लिए, किस किस ओलंपिक में हमने ये लिए, तो ये उसकी डिटेल है, ठीक है। तो किस किस ओलंपिक में हमने ये मेडल लिए हैं वो सारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अब जी आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। सर आपने ओलंपिक फ्लेम के बारे में कुछ नहीं बताया। ओलंपिक फ्लेम के बारे में बता देता हूँ। ओलंपिक फ्लेम एक बहुत बड़ा आग का अलाव होता है, ठीक है। जब ओलंपिक 206 मुल्क है ना इस वक्त आईओसी के अंदर, ठीक है। ये कैसे होता है मैं आप लोग को, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा। आपने कभी गुड़ बनते हुए देखा है? तो वो बड़ा सा जो कड़ा होता है ना, जिसमें वो गुड़ को हिला रहे होते हैं, अभी बन रहा होता है, ये सेम ऐसा ही एक बड़ा कड़ा जो है, वो जिस मुल्क में के जिस कैपिटल में जिस ग्राउंड में ये मुकाबले हो रहे थे, उधर उन्होंने यूं बनाया होता है ऊंचा करके, उसके अंदर आग जल रही है। वहां से ही ओलंपिक जो है, जो टॉर्च है वो यूं उसके साथ लगाते हैं, और वो टॉर्च जो है वो लेके 206 मुल्कों में जाती है, और 206 मुल्कों के वो जो ही उसे निकालते हैं उसे बंद कर देते हैं, और 206 मुल्कों के बाद जब वो वापस आती है तो उसी टॉर्च को दोबारा उसी कड़ा के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और वो जो है वो चल पड़ती है, ठीक है। यानी जितने दिन ओलंपिक्स फिर चलती है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, ठीक है, तो वो आग जली रहती है। तो ये वो है, वो बड़ा सा जैसे फ्लेम हम कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सर ये कैसे लेके जाते हैं 206 ये मुल्कों में? बड़ा, ये जितने भी भाई हर मुल्क के जो टॉप खिलाड़ी होते हैं, ओलंपियन होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे लाहौर और में आती है, ठीक है, या हम कराची सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आएगी यहाँ पे एयरपोर्ट के जरिए उतरेगी, आग उसकी जली हुई होती है, ठीक है। वो यहाँ उतरेगी और यहाँ उसे लेके, हमारा जान शेर खान है, हमारा स्क्वाश का आलमी चैंपियन, ठीक है, तो वो अक्सर वो ही लेके फिर रहा होता है, ठीक है। तो वो लेके यहाँ दौड़ेगा, या हमारे जितने ओलंपियन है, हम कहते हैं जी 10-12 हमारे ओलंपियन है, वो ऐसा ऐसा लेके दौड़ेंगे, तो वो सड़कों पे दौड़ते हैं। जब वो पूरा एक रूट होता है उनका, वो कर लेते हैं, फिर वो अगले मुल्क चले जाते हैं, फिर अगले मुल्क के ओलंपियन उसे लेके जाते हैं जी। थैंक यू सर आपने एक स्लाइड पढ़ाई है, उसमें कंपोनेंट्स, असेस्ड और इवेंट्स, तो इस स्लाइड्स में से लाइक क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है? असेसमेंट वाला जो है, यस सर, इसमें टेस्ट जिसमें वगैरह कंपोनेंट असेस किए जाते हैं। तो उसमें जी सवाल जी इस तरह बिल्कुल। आ सकता है। मैं सवाल दूंगा जी, मैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो मैं उसमें सवाल बिल्कुल दूंगा आप लोगों को। और भी चीजें ये देखें, ये यहाँ पे आपने नहीं रुकना, ये मैंने तो एक आप लोगों को समझ लें एक माचिस की तीली की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने आगे आग को फैलाना है, तो वो मैं पूछूंगा कि जनाब कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस जो है, अगर किसी बंदे की चेक करनी है तो उसके टेस्ट कौन कौन से हैं, तो आपने वो टेस्टों के सिर्फ नाम बताने हैं जी, 1-2 आप याद कर लें, ठीक है, तो वो आप बता दें जी। जी ओके सर। जी बेटा, कोई और सवाल है?
सर एक और क्वेश्चन है, जी बेटा। डायनेमिक और बैलिस्टिक, ये आपने समझाया है, बड़े अच्छे से समझाया, समझ आ गया, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी सी स्टिल कंफ्यूजन रह जाती है मैं बताता कि हूँ, इसमें मेजर कोई डिफरेंस। जी मैं बता देता हूँ। जी सर। डायनेमिक जो है वो हर बंदा करता है, आम हम करते ही डायनेमिक है, ठीक है। जो बलिस्टिक है, बलिस्टिक पूछा है ना आपने, जो बलिस्टिक है वो हाई, जो अच्छे एथलीट्स हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, उनके जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट्स की वो बड़ी होती है, वो सिर्फ वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो वाले करते हैं, होती वो भी डायनेमिक के लिहाज से, लेकिन वो एक्सट्रीम हद तक आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा लेते हो तो फिर वो जाते हो। जी ओके सर। कोई और सवाल है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये पूछना था कि पाकिस्तान ने मतलब जीते तो 3 ओलंपिक्स के कितने खेलों में हिस्सा लिया है? सिर्फ अच्छा, कितने, हर साल मुख्तलिफ हम खेलों में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। हर जी साल सर। मुख्तलिफ खेले हैं, शार्ट थोड़ी सी खेलों में हमारे एथलीट जाते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट हो के फिर ये पूरा 4 साल में प्रोसेस होता है, जो टाइम उन्होंने एक दिया होता है। फर्ज करे 100 मीटर रेस है, तो उन्होंने टाइम दिया है जी, जिसका 10 सेकंड में 100 मीटर करेगा ना, सिर्फ वही ओलंपिक्स खेलने आएगा, ठीक है। तो वो फिर उस टाइम में अगर हमारा एथलीट आ रहा है, पूरे 4 साल उसने ट्रेनिंग करने के बाद, तो इंटरनेशनली इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो वहां से जो टॉप के एथलीट्स होते हैं वो फिर क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। तो वो हर साल वेरी करता है, चेंज करती रहती है गेम्स। ठीक है सर। सर और ये पूछना था कि मैंने जगह पर पढ़ा है वहाँ था कि पाकिस्तान मतलब कि ओलंपिक में 3 साल तो ऐसे थे जिसमें मतलब उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन 3 ईयर ऐसे हैं जिसमें बायकॉट किया था। जी वो मैं, तो वो काइंडली बाईकाट वाला सवाल वैसे आता नहीं है, लेकिन वो जी हम ना इसको हमने इसको मुकम्मल ओवरऑल देखते हैं कि अगर ओलंपिक्स हो गई है तो हम जी उसको सर। देखते हैं कि ये बाकी हो, जैसे कि जर्मनी के 2 मुल्क थे, ठीक है। तो दो, मगरबी जर्मनी और जो है वो मशरकी जर्मनी, ये दो थे। तो ये जब जर्मनी में मुकाबले होते थे तो जो दूसरा जर्मनी था वो हिस्सा ही नहीं लेता था, क्योंकि उनकी लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। लेकिन हम उसको, वो बाईकाट को यार अगर जनरल नॉलेज के लिए करना चाहे तो आप कर सकते हैं इस तरह 3 ओलंपिक्स में, लेकिन आप ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटा, ये एंड हो रहा है हमारा आज का, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग के साथ ये स्लाइड्स और ये सारी चीजें शेयर कर दीजिएगा, कर दूंगा, ठीक है। आपने इस टॉपिक को मजीद बुक से अच्छी तरह खंगालें, पढ़ें, ताकि अब इसमें बेहतर से बेहतर से कर सके। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह आप लोग का टेस्ट होगा, तो मैं 2 दिन पहले बता रहा हूँ। और कल हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कशन वाला है। आप लोग, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में मुझे बता दीजिएगा कि हमने कैसे करना है, पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दूंगा, डिस्कशन करनी है तो हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छा